to all students. Today we are continuing your chapter 2 revision. Okay, so today we will discuss steps in conducting scientific research. Okay, so science is not so defined by what it investigates as by how it investigates. The scientific method attempts to study a particular event or phenomena in an objective, systematic and testable manner. अभी जो हमारी प्रीवियस सेक्शंस में अभी हमने जो स्टडी की थी वहाँ पर हमने क्या स्टडी की थी, जो साइकोलॉजी है वो क्या है, साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड है. ऐसे ही हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोल देते हैं, किसी की भी पर्सन को की पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में हम बात नहीं कर सकते कि वो पर्सन ऐसा है, क्योंकि क्या है, अगर आप साइकोलॉजिकल वे में किसी के बारे में बात कर रहे हैं और एक जनरल वे में बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है. अगर आप जनरल वे में किसी को बात कर रहे हैं, किसी भी पर्सन के बारे में अपनी राय दे रहे हैं, आपने किसी के लिए बोल दिया कि वो पर्सन जो है बहुत ही एग्रेसिव है, ठीक है, आपने बोल दिया. लेकिन अगर साइकोलॉजिकल मैनर में आप किसी के लिए ये कह रहे हैं कि वो बंदा बहुत एग्रेसिव है, तो वहाँ पर क्या है, आपको साइंटिफिकली उसको प्रूव भी करना होगा. बिना किसी प्रूफ के आप किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी अपना जो हाइपोथेसिस है या जो भी आपका स्टेटमेंट है वो नहीं दे सकते. जो साइंटिफिक रिसर्च है उनके क्या क्या स्टेप्स होते हैं. जब साइंटिफिक रिसर्च हम करते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जो सर्टेन होते हैं और उन साइंटिफिक रिसर्च के मेथड्स को जब तक हम फॉलो नहीं करते तो जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च है वो साइंटिफिक नहीं कहलाती. अब वो क्या है आपकी, सबसे पहला है आपका ऑब्जेक्टिविटी. द ऑब्जेक्टिविटी रेफर्स टू द फैक्ट दैट इफ़ टू और मोर persons independently study a particular event, both of them to a great extent should arrive at the same conclusion. अब जो ऑब्जेक्टिविटी है वो क्या है, वो किस चीज़ को रेफ़र कर रही है, वो इस चीज़ को रेफ़र कर रही है जो ऑब्जेक्टिविटी है आपकी, कि अगर दो या दो से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और वो रिसर्च किस पर है, आपकी कोई एक पर्टिकुलर मैटर ले लिया, कोई पर्टिकुलर इवेंट ले लिया, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, दो या दो से अधिक लोग क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं. तब जब लास्ट में रिज़ल्ट आएगा वहाँ पर तो वो सेम होना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेरिएशन आ रहा है, कि जो फर्स्ट पर्सन है उसका कुछ अलग रिजल्ट आ रहा है, सेकंड पर्सन का अलग आ रहा है. तो इट मीन्स कि आपका जो टेस्ट है उसमें क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए. अब जैसे यहाँ बुक में एग्जांपल दिया है आपका, इफ़ यू एंड योर फ्रेंड मेजर द लेंथ ऑफ अ टेबल यूजिंग द सेम मेजरिंग डिवाइस, इट इज़ लाइकली दैट बोथ ऑफ यू वुड अराइव एट द सेम कंक्लूजन अबाउट इट्स लेंथ. इट मीन्स कि यहाँ पर इन्होंने टेबल का एग्जांपल दिया है कि अगर आप अपने फ्रेंड के साथ टेबल की लेंथ है उसको मेज़र करोगे तो वहाँ पर क्या है, सेम रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि सेम डिवाइस से आप क्या कर रहे हो, उसको नाप रहे हो, उसकी जो लेंथ है, और वहाँ पर क्या हुआ, आप लोगों का जो दोनों का जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम आएगा. ठीक है, तो जो साइंटिफिक रिसर्च है वो किस पर डिपेंड है, आपकी ऑब्जेक्टिविटी पर. ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई दो केमिकल्स रिएक्शन हैं, दो केमिकल लिए किसी पर्सन ने, ठीक है, और वहाँ पर उस केमिकल रिएक्शन का रिज़ल्ट सेम ही तो होना चाहिए. अब ऐसा तो है नहीं कि दो केमिकल अगर कोई पर्सन मिक्स करता है तो उसका रिज़ल्ट तो अलग होता है, फिर अनदर पर्सन आता है और उस उन दोनों केमिकल्स को यूज़ करके एक तीसरा केमिकल अगर जनरेट करने की कोशिश करता है तो वहाँ पर क्या है कि वो अलग केमिकल आता है. तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. अगर दो केमिकल आपके सेम हैं तो कोई भी कितने भी पर्सन आकर उस टेस्ट को रिटेस्ट कर लें तो वहाँ पर क्या आएगा, आपका सेम रिज़ल्ट आएगा. So the second characteristic of scientific research is that it follows systematic procedure और steps of investigation. अब क्या है, सिस्टमेटिक होना. ये सिस्टमेटिक प्रोसीजर है आपका, जो साइंटिफिक रिसर्च है ये कैसी है, सिस्टमेटिक है. ऐसा नहीं है कि आपने कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, ऐसा नहीं है. अगर लाइक आपका जो है अल्फ़ाबेट है,
अगर आपसे अल्फ़ाबेट सुनाने के लिए कहा जाए तो आप एक सीक्वेंस में ही तो सुनाएंगे, सिस्टमेटिक वे में ही तो सुनाएंगे ABCD करके। आप ऐसा तो नहीं कि Z को पहले रख देंगे या C को पहले रख देंगे। तो इन द सेम मैनर जो साइंटिफिक रिसर्च होती हैं उनके कुछ सर्टेन क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जिनके बेस पर वो क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। सो अगर हमारा जो रिसर्च का मेथड है वो सिस्टमेटिक नहीं है, इट मीन्स कि जो आपकी रिसर्च है वो साइंटिफिक नहीं है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स: कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, collecting of data, drawing conclusion and revising research conclusion and theory। इन्होंने कुछ ये आपके स्टेप्स बताए हैं जो आपकी जो रिसर्च है उसको क्या बनाते हैं, सिस्टमेटिक बनाते हैं। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दिस। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट कंसेप्चुलाइजेशन। कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम, ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च बिगिंस व्हेन अ रिसर्चर सिलेक्ट्स अ थीम और टॉपिक फॉर स्टडी। क्या है कि ये जो कंसेप्चुलाइजेशन है इसमें क्या करते हैं, जो आपकी साइंटिफिक रिसर्च है वो किससे स्टार्ट होती है बेटा, कि जब हम पहले कोई एक थीम या टॉपिक रिसर्च के लिए, अपनी स्टडी के लिए क्या करते हैं, कंसेप्चुलाइज करते हैं, पहचानते हैं। इसको इस तरह से समझते हैं कि सपोज़ आप क्लास के अंदर आते हैं, क्लास के अंदर आने पर आप बैठ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी टीचर आती है और वो आपसे कहती है कि चलिए वर्क करिए। तो अगर वो वहाँ पर बताएगी नहीं, आपकी टीचर आपको इंडिकेशन नहीं देगी कि किस वे में वो वर्क के लिए बोल रही है, कौन सा वर्क करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्क करना है? तो वहाँ पर क्या है, एक जो टीचर है वो एक पर्टिकुलर आपको वर्क के बारे में बताएगी कि आपको ये काम करना है, तभी तो आप वर्क करना स्टार्ट करेंगे। सो उसी तरह से जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च है हम उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कंसेप्चुलाइज करते हैं किसको, प्रॉब्लम को, कि किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है, प्रॉब्लम क्या है। जब तक प्रॉब्लम को हम फाइनलाइज नहीं करेंगे तो फिर रिसर्च किस पर कर सकते हैं, ओके। Then she or he narrows down the focus and develops specific research questions or problems for the study। उसके बाद क्या करता है कि जब हमारे पास थीम आ गई या टॉपिक आ गया कि हमारी रिसर्च का टॉपिक और थीम क्या है, फिर हम क्या करते हैं, उस रिसर्च से रिलेटेड, उस स्टडी से रिलेटेड हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस और जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। This is done on the basis of review of past research, observations and personal experiences। और ये किसके बेसिस पर किया जाता है, हम रिव्यू ले सकते हैं आपकी जो पास्ट रिसर्च है, अगर किसी ने रिसर्च की है उस फील्ड में, जो आपने प्रॉब्लम ली है या जो टॉपिक लिया है, तो उस फील्ड में अगर किसी ने पहले रिसर्च की है तो वहाँ से रिव्यू ले सकते हैं। ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू भी हम जो है अपनी जो रिसर्च है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो आपका कंसेप्चुलाइज करना है उसका मीनिंग क्या है कि प्रॉब्लम क्या है उसको ढूंढना, और कौन सी प्रॉब्लम पर आप एक्चुअल में स्टडी करोगे ये सोचना है। अब देखिए एक वर्ड आया है बेटा यहाँ पर, हाइपोथीसिस। हाइपोथीसिस क्या है आपका, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम द रिसर्चर प्रोसीड्स बाय डेवलपिंग अ टेंटेटिव आंसर ऑफ द प्रॉब्लम विच इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। सबसे पहले हमने क्या करा, आइडेंटिफाई कर लिया। किसको किया हमने आइडेंटिफाई, अपनी प्रॉब्लम को, कि हमारी रिसर्च के लिए प्रॉब्लम क्या है, हमारी रिसर्च के लिए इवेंट, किस इवेंट पर हमें काम करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक डेवलप करते हैं टेंटेटिव आंसर को, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका टेंटेटिव आंसर हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, और उसको क्या कहते हैं हम, हाइपोथेसिस, ओके। हाइपोथेसिस क्या है कि हमने जो अपनी प्रॉब्लम ली है, जिस पर रिसर्च करना है, उसके लिए एक हाइपोथेसिस बना ली कि इससे ऐसा होगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा। तो जब आप टेस्टिंग करते हो, अपनी रिसर्च करते हो, तो उसके बेस पर क्या होता है कि बाद में जाकर क्या होता है कि आपकी जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। और अगर आपकी हाइपोथेसिस ट्रू है तो वो एक थ्योरम बन जाती है, एक थ्योरी दे देते हो आप उसको नाम। लेकिन अगर वो फॉल्स है तो वहाँ पर क्या करते हो, आप दोबारा से अपनी रिसर्च है उसको दोबारा से करते हो, ओके। सेकेंड स्टेप इज़ कलेक्टिंग डाटा।
द सेकेंड स्टेप इन साइंटिफिक रिसर्च इज़ टू कलेक्ट डाटा। देखिए, हमने सबसे पहले क्या करा, आइडेंटिफिकेशन कर लिया अपनी प्रॉब्लम का कि किस पर रिसर्च करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। डाटा कलेक्शन रिक्वायर्स डेवलपिंग अ रिसर्च डिज़ाइन और अ ब्लूप्रिंट ऑफ द एंटायर स्टडी। अब जो डाटा कलेक्शन है, सबसे पहले वो क्या मांगता है, आपका एक ब्लूप्रिंट या डिज़ाइन मांगता है। जितनी भी हम पूरी रिसर्च करेंगे उसकी क्या करेंगे, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है कि किस स्टेप्स पर हमें वर्क करना है और किस तरह की चीज़ें हमें अपने रिसर्च के थ्रू कलेक्ट करनी है। इट रिक्वायर्स टेकिंग डिसीजंस अबाउट द फॉलोइंग 4 एस्पेक्ट्स। ये क्या करता है, आपके ये 4 चीज़ों पर वर्क करता है। पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी, सबसे पहले क्या करेंगे हम कि हमारी जो रिसर्च है कौन से पार्टिसिपेंट्स पर हम वो रिसर्च करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट्स के बारे में हम पूरा रिकॉर्ड रखेंगे कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं हमारी स्टडी के लिए। फिर सेकंड है आपका मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। अब जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो उसके लिए भी तो मेथड यूज़ करना होगा, लेकिन वो कौन सा मेथड होगा, किस मेथड को यूज़ करके हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। हम केस स्टडी यूज़ कर रहे हैं, हम जो है ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं अपने डाटा कलेक्शन के लिए। ये भी हमें प्रायर बेसिस पर डिसाइड करना होता है जब हम साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने रिसर्च स्टार्ट कर दी, कोई सा भी आपने मेथड यूज़ कर लिया, कुछ नहीं, वो प्री डिसाइडेड होता है कि कौन सा मेथड हमें अपनी साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ करना है। थर्ड है आपका टूल्स टू बी यूज्ड इन रिसर्च। आप कौन कौन से टूल्स आपको रिसर्च के अंदर यूज़ करने हैं वो भी प्री डिसाइडेड होते हैं। एंड प्रोसीजर फॉर डाटा कलेक्शन, अब जो आपका प्रोसीजर है वो डिसाइड करना होता है कि आप किस तरह के प्रोसीजर को यूज़ करोगे डाटा कलेक्शन के लिए। ठीक है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आपको हैंडल करनी पड़ेंगी, ये सब आप पहले से डिसाइड करके रखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्टडी, द रिसर्चर हैज टू डिसाइड हु वुड बी द पार्टिसिपेंट और इन्फॉर्मेंट्स इन द स्टडी। अब क्या है, ये जो हमारी नेचर है स्टडी की, उसके ऊपर डिपेंड है कि जो रिसर्चर है वो डिसाइड किस तरह से करेगा कि जो हमारा स्टडी का नेचर है वो किस तरह के पार्टिसिपेंट्स की डिमांड कर रहा है। अब ऐसा है कि हमें स्टडी के ऊपर या लिटरेसी के ऊपर हमें क्या करना है, रिसर्च करनी है। उसके लिए हम ऐसे पार्टिसिपेंट्स को तो नहीं चूज़ कर सकते जो इलिटरेट हों। तो वहाँ पर क्या है कि जो हमारा जो रिसर्च का क्राइटेरिया है वो किस तरह की डिमांड हमारे सामने रख रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पार्टिसिपेंट चूज़ किए जाएंगे। ओके, द पार्टिसिपेंट्स कुड बी चाइल्ड, एडोलसेंट, कॉलेज स्टूडेंट्स, टीचर्स, मैनेजर्स, क्लिनिकल पेशेंट्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स और एनी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन whom where the phenomena under investigation is prevalent। इट मीन्स कि जो पार्टिसिपेंट हैं वो चाइल्ड भी हो सकते हैं, एडोलसेंट्स भी हो सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स भी होते हैं, क्लिनिकल पेशेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी। ये डिपेंड करता है कि आपका जो रिसर्च का जो टॉपिक है वो किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। अब मान लीजिए कि आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के ऊपर रिसर्च कर रहे हो। अब वहाँ पर आप क्या करने लगो, एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को आप पकड़ने और वहाँ पर उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करें तो ये तो रॉन्ग होगा ना भाई। जो एबनॉर्मल पर्सन है या जिसके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आप उसी के ऊपर तो रिसर्च करोगे। अगर उसके पर्टिकुलर बिहेवियर को आपको मेज़र करना है तो उसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर से जो बंदा है ग्रसित, उसी को तो लेके आएंगे आप अपने रिसर्च के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको डिसाइड करना होता है कि कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे, किस तरह का हमारा जो नेचर है रिसर्च की, उसी के अकॉर्डिंग आपके पार्टिसिपेंट्स सिलेक्ट किए जाते हैं। The second decision is related to the use of methods of data collection such as observation method, experimental method, correlation method, case study, etc. The researcher needs to decide about appropriate tools, for example, interview schedule, observation schedule, questionnaire, etc. for data collection. अब देखिए, अब डाटा कलेक्शन के लिए इतने सारे हमारे पास ये क्या हैं, मेथड हैं। तो
इसमें भी क्या करना होता है हमें, ये जो मेथड इसमें हमें लगता है कि हमारी रिसर्च के लिए अप्रोप्रिएट है, ठीक है, हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि आप किसी एक ऐसे पर्सन के पास जाते हैं जो आपसे कभी मिला नहीं है, आप जिसको जानते नहीं हो, आप फर्स्ट टाइम उसको मिल रहे हो, तो वहाँ जाके आप इंटरव्यू मेथड उसके ऊपर यूज़ करना स्टार्ट कर दो सीधे जाते ही, तो वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्योंकि सबसे पहले क्या है, एक आपको उसके साथ बॉन्डिंग बिठानी पड़ेगी, उसके बाद ही तो वो आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका विलिंगली आंसर देगा, अदरवाइज़ तो आपकी जो रिसर्च है वो गलत हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका डाटा कंक्लूजन्स। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एनालाइज डाटा सो कलेक्टेड through the use of statistical procedures to understand what the data mean। देखिए अब हमने क्या करा, सबसे पहले कंसेप्चुअलाइजेशन भी कर लिया, उसके बाद हमने उस पर रिसर्च भी स्टार्ट कर दी, उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में आता है आपका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन हम कैसे निकालते हैं, कंक्लूजन हम निकालते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर को यूज़ करके। आप पाई डायग्राम यूज़ कर सकते हो, बार डायग्राम यूज़ कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि आप एनालाइज ईजिली कर सकते हो कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका परसेंट कितना है, ठीक है, कितना परसेंट किसी भी प्रॉब्लम का रेशियो कितना है। सो ये सब यूज़ करके हम एक फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं कि इस प्रॉब्लम का रीज़न ये है। ओके, द नेक्स्ट इज रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन। The researcher may have begun the study with the hypothesis that there exists a relationship between viewing violence on television and aggression among children. So he or she has to see whether the conclusion support this. It means कि हो सकता है कि हमने जो कंक्लूजन निकाले हैं अपनी साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू वो हमारी हाइपोथेसिस से अलग आया हो। लाइक हमने किसी स्टूडेंट को कम मार्क्स आने को लेकर ये हाइपोथेसिस बनाई थी कि वो पढ़ता कम है इसलिए उसके कम मार्क्स आते हैं, बट जब हमने रिसर्च किया तो कंक्लूजन क्या निकला कि उस जो स्टूडेंट है उसके कम मार्क्स आने का रीज़न उसका कम पढ़ना नहीं है, बल्कि उसका एक फ्रेंड है जो एक निगेटिव परसेप्शन वाला स्टूडेंट है, और वो क्या करता है, उसको हमेशा डीमोटिवेट करता रहता है। तो उसकी जो निगेटिविटी है, उसका जो डीमोटिवेशन है, वो किसको इफ़ेक्ट कर रहा है, उस बच्चे की परफॉर्मेंस का। सो करना क्या है यहाँ पर, जो रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन है कि जो हमारे कंक्लूजन्स हैं हमारी हाइपोथेसिस से मैच खा रहे हैं या नहीं खा रहे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डाटा। देखिए आज हम बात करते हैं कि जो हम डाटा की बात कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है। वैसे तो डाटा अगर काफ़ी सारा हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं, बट अगर हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड है तो हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, डेटम बोलते हैं। अब ये डाटा होता क्या है, डाटा के कुछ फीचर्स होते हैं। डाटा मीन जो हम कलेक्ट करते हैं, दूसरे लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं या हम उनके बिहेवियर में कुछ नोटिस करते हैं तो हम उसे नोटिस कर लेते हैं, फिर उसको क्या हम बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। जैसे साइकोलॉजिस्ट का वर्क क्या होता है, बिहेवियर को स्टडी करना। तो उस बिहेवियर को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम नोट करते हैं कि बिहेवियर कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या रीज़न है, किस जगह पर हो रहा है, कितनी बार हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम डाटा बोलते हैं, जिसको हमने क्या किया है, नोट किया है। ओके, सो डाटा कोई सिंगल एंटिटी नहीं होती, जनरली डेटम कभी नहीं होता। एक सिंगल डेटम से हम लोग अपने रिजल्ट नहीं निकाल सकते, एनालाइज नहीं कर सकते। इंक्वायरी कंप्लीट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, काफ़ी सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। सो देयर आर सम फीचर्स ऑफ द डाटा कलेक्शन लाइक data are not independent of the physical or social context. It means डाटा कभी विदाउट एनी कंटेक्स्ट नहीं हो सकता, इसका कोई फिजिकल या सोशल कंटेक्स्ट ज़रूर होता है। फिजिकल कंटेक्स्ट मीन कि वो किसी एक पर्सन का डाटा है जो किसी एक जगह पर हुआ है, तो वो किसी के कंटेक्स्ट में लिया गया है कि ये किसी पर्सन का डाटा है, तो उसके लिए हम बोलेंगे फिज़िकल डाटा। अब ये डाटा किस जगह पर लिया गया है और किन लोगों के बीच में लिया गया है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सोशल कंटेक्स्ट में आ जाएगा।
सोशल कंटेक्स्ट इसलिए क्योंकि हम लोग हमेशा ही किसी न किसी के पास होते हैं, बिकॉज वी आर सोशल ह्यूमन बींग्स। तो जब भी किसी को ऑब्जर्व किया जाता है, उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है, तो वो किसी न किसी तरह से सोसाइटी के पास होगा। तो डाटा का या तो फिजिकल कंटेक्स्ट होगा या फिर क्या होगा, सोशल कंटेक्स्ट। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर और है आपका, डाटा इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। आपको डाटा हर जगह सेम नहीं मिलेगा, चाहे पर्सन सेम है, पर्सनैलिटी सेम है, लेकिन पर्सनैलिटी भी हर जगह अलग अलग बिहेव करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक टीचर से जब स्कूल में बात करते हैं तो जो उसका बोलने का तरीका है वो बिल्कुल अलग होता है, लेकिन अगर आप उस टीचर के आप कभी घर पर मिलने के लिए जाते हैं, मीटिंग के लिए जाते हैं, टीचर से मिलते हैं या मार्केट में मिलते हैं, तो उस टीचर का बिहेवियर आपसे बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, तो वो क्या है, जो सिचुएशन है वो भी इफ़ेक्ट डालती हैं डाटा के ऊपर। अगर हम वहाँ पे डाटा कलेक्ट करने गए, उस टीचर के बिहेवियर को लेके हमने वहाँ पर एक डाटा कलेक्शन किया, तो हम कहेंगे कि टीचर बहुत रूड है, स्ट्रिक्ट है। लेकिन जब हम घर पर मिलते हैं तो हमारा जो डाटा है, जो हमने वहाँ पर स्कूल में कलेक्ट किया था, वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जब हम घर पर मिलते हैं उस टीचर से तो वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हमें दिखाई देते हैं। तो क्या इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो डाटा कलेक्शन है वो क्या होता है, सेम नहीं होता, हर जगह एक सा नहीं होता। और कई बार ऐसा होता है कि जो आपका जो नेचर है वो किस पर डिपेंड करती है, आपके डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ डाटा कलेक्शन। कई बार ऐसा होता है कि जिस मेथड से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो उस मेथड पर भी डिपेंड करता है कि आपका डाटा कैसा आया है, रॉन्ग है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है या फिर सही है। आप किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू लेते हैं और आप उससे ये बोलो कि आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो, तो उसका बिहेवियर क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वो उस चीज़ के लिए अलर्ट हो जाएगा पहले से ही। आप खुद ही देखिए, क्या अगर किसी का इंटरव्यू लिया जाए किसी बच्चे का, तो वो कुछ भी निगेटिव बोलेगा अपने बारे में, या फिर कभी अपनी पर्सनल बातें वो शेयर कर सकता है? नहीं। तो आपको जो डाटा मिलेगा वो थोड़ा सा क्या होगा, सुपरफिशियस मिलेगा, इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं मिलेगा, उसकी डिटेल भी नहीं पता चलेगी। लेकिन अगर आप उसको नेचुरली ऑब्जर्व करोगे, तो वहाँ पर फ्रेंड्स के बीच में उसको देखोगे, तो यहाँ उसे यही नहीं पता चलेगा कि आप उसे ऑब्ज़र्व कर रहे हो। तो उसे नेचुरल कंडीशन में ऑब्ज़र्व करने के बाद जो डाटा मिलेगा वो टोटली अलग होगा। ओके, अब आपके जो डाटा होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। दिस इंफॉर्मेशन जनरली इंक्लूड्स पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक नेम, एज, जेंडर, बर्थ ऑर्डर, नंबर ऑफ सिबलिंग्स। ये क्या है, जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है वो आपसे रिलेटेड होती है, जिसमें आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आती हैं। ओके, फिर है आपकी फिजिकल इंफॉर्मेशन। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इकोलॉजिकल कंडीशन, हिली, डेजर्ट, फॉरेस्ट, मोड ऑफ इकोनॉमी, हाउसिंग कंडीशन, कि किस जगह पर वो रह रहा है और किस तरह का जो उसका घर है वो कैसा है, उसके घर में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। ये सारी फिज़िकल इंफॉर्मेशन भी हमें गैदर्ड करनी पड़ती हैं। ओके, फिर है आपका फिजियोलॉजिकल डाटा। In some studies, physiological and psychological data are collected about height, weight, heart rate, level of fatigue, galvanic skin resistance, and electrical activity of the brain measured by electroencephalograph, blood oxygen levels, reaction time, duration of sleep, blood pressure, etc. सो मुझे लगता है स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि हम जो उसका फिजियोलॉजिकल डाटा इसमें कलेक्ट करते हैं, उसका ब्लड प्रेशर लेवल कितना है, उसका ब्लड शुगर कितनी है, और ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, ये जो फिजियोलॉजिकल डाटा है उसके थ्रू हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आपका आता है नेक्स्ट साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। इसमें आपके कुछ सर्टेन एरियाज़ होते हैं जो किसी भी पर्सन के साइकोलॉजिकल फिनोमिना को शो करते हैं, लाइक आपका इंटेलिजेंस हो गया, पर्सनालिटी हो गई, इंटरेस्ट हो गया, वैल्यूज़ हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, इमोशंस हो गए, मोटिवेशन। ये सब चीज़ें क्या हैं, आपका साइकोलॉजिकल डाटा है, और ये भी हमें कलेक्ट करना पड़ता है जब हम कोई साइंटिफिक रिसर्च, साइकोलॉजिकल रिसर्च करते हैं। ओके।